इस मूवी की शुरुआत रसल से होती है जो जेल में बैठकर अपनी कहानी सुना रहा है। उसने एक ऐसी बैंक रॉबरी की है जिसका पर्दाफाश आज तक कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं कर पाया। फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। रसल और उसके आदमी ने जिस दिन बैंक में चोरी करनी थी उस दिन उस बैंक में कई मुल्कों के शहरी मौजूद थे। एक आदमी बैंक में एंटर होता है जिसने व्हाइट यूनिफॉर्म और एक चश्मा पहना होता है। इसके बाद उस जैसे लिबास वाले कई और लोग बैंक के अंदर एंटर हो जाते हैं और सब के सब अपना मुंह छुपा लेते हैं। वो जल्दी से बैंक का मेन गेट बंद करते हैं और अपनी बंदूकें बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से बैंक के अंदर मौजूद तमाम लोग डर जाते हैं और वो अपने स्मोक बम छोड़ देते हैं। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर बाहर से गुजरता है और वो स्मोक को बाहर से देख लेता है। वो पुलिस ऑफिसर जल्दी से कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर जल्दी नफरी भेजी जाए क्योंकि यहाँ पर एक बैंक रॉबरी हो रही है। तभी उनमें से एक चोर उस पर बंदूक तान लेता है और उससे कहता है कि इस बैंक के अंदर मौजूद तमाम लोग हमारी बंदूक के निशाने पर है। अगर तुम लोगों ने जरा सी भी गलती की तो हम इन सबको मार डालेंगे। तब वहाँ पर बहुत सारी पुलिस भी आ जाती है और ये पुलिस ऑफिसर बैंक के आसपास मौजूद लोगों को बैंक से दूर जाने का कहता है। फिर हम फ्रेजर को देखते हैं, उसे जैसे ही बैंक रॉबरी की खबर मिलती है तो वो भी इस बैंक के बाहर आ जाता है। पुलिस इस बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है और बहुत से न्यूज कास्टर भी वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। बैंक के ओनर को भी पता चल जाता है कि उसके बैंक में बैंक रॉबरी हो रही है। बैंक के अंदर मौजूद चोर तमाम लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देते हैं और उन सब से मोबाइल भी ले लेते हैं। बैंक स्टाफ का एक मेंबर पीटर उनसे कहता है कि मैं अपना मोबाइल घर भूल गया हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है। एक चोर उसका मोबाइल नंबर डायल करता है तो उसके मोबाइल फोन की बेल बजने लगती है क्योंकि उसका मोबाइल फोन बैंक के ऑफिस में पड़ा था। ये देखकर पीटर उनसे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन उनमें से एक चोर उसे पकड़कर कमरे में ले जाता है और उसकी खूब धुलाई करता है। वो उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। फिर वो बाहर आकर सबसे कहता है कि अगर किसी ने भी मेरे साथ जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। फिर वो चोर उन तमाम लोगों से कहता है कि आप सब लोग अपने कपड़े उतार दें और उन लोगों से भी वही कपड़े पहनने को कहता है जो उसके साथियों ने भी पहने हुए थे। बैंक रॉबरी की न्यूज पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। बैंक के अंदर मौजूद लोगों में से एक आदमी को हार्ट अटैक आने लगता है तो वो चोर उसे बैंक से बाहर छोड़ देते हैं। वो जैसे ही बाहर आता है तो पुलिस वाले उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हें इतना ही बता पाता है कि अंदर सिर्फ 4 लोग हैं और उनके पास गन्स भी हैं। बैंक का ऑनर आर्थर मैडलिन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। मैडलिन आर्थर से कहते हैं कि मुझे मालूम है कि आपने बैंक के लॉकर में अपना कुछ कीमती सामान छुपा कर रखा है, लेकिन आप मुझे बताओ तो सही कि आखिर उसमें है क्या। आर्थर बात गोल कर जाता है और उसे कहता है कि हाँ, उस लॉकर में एक बहुत ही कीमती चीज रखी हुई है। दूसरी तरफ फ्रेजर को पता चलता है कि चोर जिस कार में आए हैं वो कार भी चोरी की है। पुलिस ऑफिसर सीसीटीवी कैमरे की मदद से बैंक के अंदर देखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चोर उन तमाम कैमरास को तोड़ डालते हैं। थोड़ी देर के बाद ये चोर एक आदमी के गले में एक बैग लटकाकर उसे बैंक से बाहर भेज देते हैं। जब पुलिस वाले उस बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर एक लेटर होता है जिसमें इन चोरों ने अपनी डिमांड्स लिखी हुई थी। उनकी डिमांड ये थी कि उन्हें रात के 9 बजे तक 2 कार चाहिए और एक हेलीकॉप्टर पायलट के साथ चाहिए। अगर उनकी शराइत नहीं मानी गई तो हर घंटे में वो एक बेगुनाह इंसान को गोली मार डालेंगे। तब वहाँ पर आर्थर भी आ जाता है और इन पुलिस वालों से पूछता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कुछ पता चला। पुलिस वाले कहते हैं कि जैसे हमें कोई खबर मिलती है तो हम आपको बताते रहेंगे। चोर बैंक से बाहर आते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि हमें खाने पीने के लिए सामान दिया जाए क्योंकि अंदर जो लोग हैं वो बहुत भूखे हैं। ये सब सुनकर फ्रेजर के माइंड में एक आइडिया आता है। वो बड़ी चालाकी से खाने पीने के सामान में एक माइक्रोफोन लगा देता है ताकि वो सुन सके कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। फ्रेजर सारा सामान उठाकर खुद बैंक के दरवाजे के पास लेकर जाता है और इन चोरों के सरदार से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चोरों का बॉस उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। फिर फ्रेजर वापस आकर उस माइक्रोफोन के जरिए उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं समझ पाते क्योंकि सब चोर किसी और ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे जिस भाषा को ये पुलिस ऑफिसर और फ्रेजर बिल्कुल नहीं जानते। ये एक ऐसी लड़की को बुलाते हैं जो उनकी भाषा को जानती थी। दरअसल चोर बहुत ही चालाक, इसलिए वो नेटिव लैंग्वेज में बात करने की बजाय किसी और ही भाषा में बात कर रहे थे ताकि उनको ट्रेस करना आसान ना हो। रसल और उसके एक साथी बैंक का वही लॉकर खोलते हैं जिसमें बैंक के ऑनर का कीमती सामान पड़ा था। रसल उसके हीरे वहीं पर छोड़ देता है, लेकिन उसके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट उठा लेता है। इस शहर का मेयर मैडलिन के साथ फ्रेजर से मिलने आता है। वो उससे कहता है कि मैडलिन इस केस में हमारी हेल्प कर सकती है। फ्रेजर कहता है कि मुझे इसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। तब रसल बैंक से उसे कॉल करके कहता है कि हमारी डिमांड्स पूरी की जाएं, लेकिन फ्रेजर उससे कहता है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तब मैडलिन अपना मोबाइल निकालती है और रसल को कॉल करती है। उससे कहते हैं कि मैं पुलिस वाली तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त ऑफर है। रसल उससे मुलाकात करने के लिए बैंक में बुला लेता
लेता है। वो अंदर जाकर रसल से कहते हैं कि पुलिस के हाथ अगर तुम लग गए तो वो तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल देगी, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें बगैर किसी इल्जाम से इस केस से बरी करवा सकती हूँ। बरी करने के अलावा मैं तुम्हें $20,000 का इनाम भी दूंगी। रसल उसे कहता है कि मुझे सीधी और साफ बात बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो। मैडलिन उसे कुछ भी नहीं बताती तो रसल उसे एक कहानी सुनाना शुरू करता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के एक आदमी स्विट्जरलैंड के बैंक में काम करता था। अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके वो बहुत ही मुख्तसर से टाइम में एक रिच मैन बन जाता है। उसके बाद उसने उन्हीं पैसों से ये बैंक की ब्रांच ओपन की और उसी आदमी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। फिर रसल मैडलिन से पूछता है क्या मैं सच कह रहा हूँ। मैडलिन भी समझ जाते है कि इस चोर ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है, इसलिए अब वो सीधी और साफ बात रसल से करती है कि मैं तुम्हें इस केस से बचा लूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें सिर्फ उस लॉकर में रखे हुए पेपर मेरे हवाले करने होंगे। रसल उसे एक पेपर दिखाता है तो मैडलिन कहती है कि हाँ यही पेपर मुझे चाहिए, लेकिन रसल उससे कहता है कि सॉरी बेबी, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तो मैं पेपर नहीं देने वाला। इसके बाद मैडलिन वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो फ्रेजर उससे इन तमाम चोरों के बारे में पूछता है तो वो फ्रेजर से कहते हैं कि मुझे इस बात का यकीन है चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर जितने भी चोर हैं वो किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, वो सिर्फ अपनी डिमांड्स पूरी करवाना चाहते हैं। फ्रेजर कॉल करके रसल से कहता है कि हेलीकॉप्टर तैयार है, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है, मगर मेरी भी एक शर्त है, ये हेलीकॉप्टर तुम्हारे हवाले करने से पहले मैं भी बैंक के अंदर आकर उन तमाम लोगों को देखना चाहता हूँ, कहीं तुमने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया या किसी की जान तो नहीं ली। रसल कहते हैं हाँ ठीक है, आप आकर देख सकते हैं। अब फ्रेजर बैंक के अंदर दाखिल हो जाता है। वो बैंक के अंदर मौजूद तमाम लोगों से बातचीत करता है, उनसे पूछता है कि इसने तुम्हें कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। ये सारी बातें पूछने के बाद वो बाहर निकलने लगता है। जाते हुए वो रसल से बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दूंगा, लेकिन रसल उससे कहता है कि देख पुलिस ऑफिसर, अगर मैं तुम्हारे सामने आ भी गया ना तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, तो फिर पकड़ कैसे पाओगे। ये सुनकर फ्रेजर उस पर अचानक से हमला कर देता है। इसी दौरान उसका साथी आ जाता है और फ्रेजर पर गन पॉइंट कस देता है। अब दोबारा से रसल उसे थ्रेट देता है कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो मैं एक एक करके बैंक के अंदर मौजूद तमाम लोगों को मार डालूंगा। बाहर आकर फ्रेजर को भी लगता है कि रसल किसी इंसान की जान नहीं ले सकता। तब यहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आ जाता है और फ्रेजर को बताता है कि तुम्हें इस केस से निकाल दिया गया है, अब इस केस को हम हैंडल करेंगे। अब एक नया डिटेक्टिव आ जाता है जो बैंक पर अटैक करके उन तमाम लोगों को बचाना चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने वो तमाम बॉम्ब्स भी ढूंढने हैं जिसे चोरों ने बैंक के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लगाया था। फ्रेजर को एक बैग मिलता है जो चोरों ने उसे भेजा था, उसमें एक डिवाइस लगी हुई थी। उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये एक ट्रांसमीटर है। इस ट्रांसमीटर की वजह से चोर अब तक उनकी तमाम बातें सुन रहे थे, इसलिए फ्रेजर जल्दी से कॉल करके कैप्टन को कहता है कि बैंक पर अटैक मत करो, क्योंकि उन तमाम रॉबर्स को इस प्लान के बारे में सारा पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोर जो बैंक के अंदर मौजूद हैं, वो पुलिस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पहले तो इन तमाम लोगों को ऊपर वाले फ्लोर में भेज देते हैं और नीचे वाले फ्लोर में बहुत सारे धमाके करते हैं। इसके बाद वो इन तमाम लोगों को छोड़ देते हैं और उन्हीं उसी हजूम में खुद भी शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन पुलिस ऑफिसर्स को उन चोरों को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। पुलिस ऑफिसर अपने तमाम लोगों से कहता है कि कोई भी इन पर गोलियां नहीं चलाएगा। बैंक के अंदर के सब लोग बाहर आ गए थे। पुलिस इन तमाम लोगों को पकड़ लेती है। अब बैंक के अंदर जाकर उन चोरों को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उन्हीं बैंक के अंदर एक भी चोर नहीं मिलता। और पुलिस वालों की तब हैरत और बढ़ जाती है जब वो देखते हैं कि बैंक का एक पैसा भी चोरों ने नहीं चुराया और उन चोरों के पास जो वेपन्स थे वो भी नकली थे। तब उन्हें पता चलता है कि चोर भी उन लोगों के साथ बाहर निकल गया है और अब वो भी इसी हजूम का हिस्सा है। इसके बाद पुलिस इन तमाम लोगों से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, लेकिन वो नहीं जान पाते कि असली चोर कौन था, क्योंकि चोरों ने अपना फेस छुपाया हुआ था। इसके बाद फ्रेजर का बॉस उसे कहता है कि आप इस केस को बंद कर दें क्योंकि तुम्हारे हाथ कोई सबूत नहीं लगा। फ्रेजर कहता है कि चलें ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। मैडलिन बैंक के ओनर आर्थर से मिलती है और वो बैंक के ओनर को बताती है कि रसल ने वो फाइल और वो तुम्हारे तमाम डॉक्यूमेंट चुरा लिए हैं और अब वो डॉक्यूमेंट उसके पास हैं। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सको। दरअसल उस फाइल में वो तमाम प्रूफ थे जो आर्थर को फंसा सकते थे। वो उसके तमाम काले करतूतों की फाइल थी। अब आर्थर को लगता है कि शायद ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने जुल्म ज्यादती की थी और अब ये लोग अपना बदला लेने के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आर्थर यहाँ पर बताता है कि मैं जब स्विट्जरलैंड के बैंक में काम करता था तो मैं बिल्कुल जवान था। जवानी के नशे में मैंने बहुत सारा पैसा कमाया और वो भी सारे का सारा इलीगल वे से, लोगों पर जुल्म ज्यादती करके। पैसे के नशे की वजह से मैं सही और गलत के दरमियान फर्क करना ही भूल गया। इसके बाद हम रसल को देखते हैं जो किसी एक छोटे से कमरे में है। दरअसल रसल ने जब बैंक के ऑनर के काले करतूतों की फाइल चुराई तो उसने उसके हीरे भी चुरा लिए थे और जब पुलिस अंदर एंटर होती है तो वो बैंक के एक सीक्रेट रूम में छुप जाता है। इस बैंक रॉबरी के एक हफ्ते के बाद उसके साथी उसे लेने के लिए आते हैं। तब वो देखते हैं
कि फ्रेजर भी इस बैंक के अंदर जा रहा है। बैंक के अंदर जाते हुए फ्रेजर की टक्कर रसल से हो जाती है, लेकिन फ्रेजर उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने उसका चेहरा नहीं देखा हुआ था। रसल बाहर जाकर अपने दोस्तों की गाड़ी में बैठ जाता है। फ्रेजर अंदर जाकर बैंक के ऑनर का लॉकर खुलवाता है, जहां उसे एक हीरे की रिंग मिलती है और उसके साथ एक लेटर भी पड़ा होता है जिसमें लिखा था कि इस रिंग को पहचानो। फ्रेजर सीधा आर्थर के पास जाता है और उससे इस रिंग के बारे में पूछता है, लेकिन आर्थर उसे कुछ भी नहीं बताता। बाद में फ्रेजर मैडलिन के पास जाता है और उससे इस रिंग के बारे में पूछता है, तो उसे बताती है कि ये रिंग किसी ज्यूस खानदान की है। इस खानदान के सरदार को उसके दोस्त ने धोखा दिया था और उन्हें बेरहम और जालिम नाजियों के हवाले कर दिया, जिसके बाद वो खुद इस रिंग का ऑनर बन जाता है। मैडलिन की बात सुनने के बाद रसल घर चला जाता है तो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है। उसके हाथ में एक डायमंड आ जाता है। वो उस डायमंड को पहचान लेता है क्योंकि वो डायमंड आर्थर का था, लेकिन ये उसकी पॉकेट में कैसे आ गया। तभी उसे अचानक ख्याल आता है कि बैंक में वो एक शख्स के साथ टकराया, उससे टकराने की वजह से ये डायमंड उसकी पॉकेट में चला जाता है। तब उसे पता चल जाता है कि जिस आदमी से वो टकराया था दरअसल वही असली चोर। रसल ने जिस तरह से फ्रेजर से कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो उसकी आंखों के सामने था, लेकिन फ्रेजर उसे पहचान नहीं पाया। रसल तो बैंक से सिर्फ डॉक्यूमेंट चुराने आया था, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि फ्रेजर को पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए वो उसके लिए डायमंड भी चुरा लेता है और जब उससे टकराता है तो डायमंड उसकी पॉकेट में डाल देता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। इसके साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया।